बाइपोलैरिटी। अब हमारे पास टॉपिक है चैलेंज टू बाइपोलैरिटी। हमने देख लिया कि जो वर्ड है वो दो कैंप में ऑलरेडी डिवाइड हो चुकी है, एक है वेस्टर्न अलायंस, एक है ईस्टर्न अलायंस। वेस्टर्न अलायंस ने एक ऑर्गेनाइजेशन बना ली है जो है नाटो, नॉर्थ ईस्टर्न अटलांटिक उसने नाटो बना लिया है। अपने जो वेस्टर्न कंट्रीज़ हैं उनको उसने एक ऑर्गेनाइजेशन में कन्वर्ट किया, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। और जो ईस्टर्न अलायंस है उसने वॉर्सो पैक्ट बना लिया है। नाटो में 12 मेंबर्स थे और वो 1949 में इस्टेब्लिश हुई थी, और जो वॉर्सो पैक्ट है वो 1955 में। We have already seen how the Cold War tended to divide the world into two rival alliances. हमने ऑलरेडी देख लिया है कि कोल्ड वॉर से कैसे जो वर्ल्ड है वो दो अलायंसेस में बढ़ गई थी और दोनों एक दूसरे की दुश्मन थी. It was in this context that non-alignment offered the newly decolonized countries of Asia, Africa and Latin America the option not to join either alliance. अब ये इस कॉन्टेक्स्ट में था कि जो नॉन अलाइनमेंट था, ये जो मूवमेंट आया था नॉन अलाइनमेंट का, ये जो नई कंट्रीज़ जो कि डीकोलोनाइज हो रही थी, एशिया की कंट्रीज़ कहाँ की थी, एशिया की, अफ्रीका की और लैटिन अमेरिका, मेजरली एशिया, अफ्रीका और लैटिन अमेरिका की थी। तो इन नई कंट्रीज़ जो कि डीकोलोनाइज होकर आ रही थी, इन्हें ये मूवमेंट नॉन अलाइनमेंट का एक तीसरा ऑप्शन दे रहा था कि ये कोई भी अलायंस को ना ज्वाइन करें। एक ऑप्शन था कि यूएसए को ज्वाइन कर लें, एक ऑप्शन था कि यूएसएसआर को ज्वाइन कर लें, और तीसरा ऑप्शन था कि किसी को ज्वाइन ना करें, नैम को ज्वाइन कर लें। The roots of NAM went back to the friendship between three leaders: Yugoslavia's Josip Broz Tito, India's Jawaharlal Nehru, and Egypt's leader Gamal Abdel Nasser, who held a meeting in 1956. अब ये जो नैम का इस्टेब्लिशमेंट हुआ, तो इसमें इस्टेब्लिशमेंट हो रहा है तो इसका रूट ही कहाँ पे आ गया था? इसका रूट पीछे जाता है फ्रेंडशिप में तीन लीडर्स के बीच में फ्रेंडशिप थी। एक इंडिया के जवाहरलाल नेहरू थे, यूगोस्लेविया के जोसेफ ब्रोज टीटो थे और इजिप्ट के गामल अब्देल नासिर थे। ये 5, अभी यहाँ पे 2 और आएंगे। तो इन लोगों का ये चीज़ जो है ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, इस चीज़ को ध्यान देना है। यूगोस्लेविया के कौन है? जोसेफ ब्रोज टीटो। इंडिया का पता है जवाहरलाल नेहरू, और इजिप्ट के लीडर गामल अब्देल नसर। इनमें बहुत अच्छी फ्रेंडशिप थी। तो इन लोगों ने मीटिंग की थी 1956 में। दीज ऑल आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर MCQs। CBSE में जो पेपर होता है उसमें जो MCQs का पोर्शन होता है पेपर के स्टार्टिंग में, उसमें ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं। तो 1956 में इन्होंने एक मीटिंग की थी इन तीनों लोगों ने, और इंडोनेशिया के सुकार्नो और घाना के क्वामे नक्रुमा घानास क्वामे नक्रुमा। तो इन 5 कंट्री में यूगोस्लेविया, इंडिया, इजिप्ट, इंडोनेशिया, घाना, देयर वर फ्रेंडशिप बिटवीन दीज 5। पहले फ्रेंडशिप थी 3 लीडर्स के बीच में, यूगोस्लेविया के जोसेफ ब्रोज टीटो, इंडिया के जवाहरलाल नेहरू, इजिप्ट के गामल अब्देल नसर। इन लोगों ने मीटिंग की थी 1956 में। फिर इंडोनेशिया के सुकार्नो और घाना के क्वामे नक्रुमा ने भी स्ट्रांगली सपोर्ट किया इन तीनों लोगों को मीटिंग में। दीज 5 लीडर्स केम टू बी नोन एज दी 5 फाउंडर्स ऑफ नैम। और यही जो 5 लीडर्स हैं, इन्हीं को फिर बाद में जाना गया कि ये नैम के फाउंडर्स थे। इन्होंने ही फाउंडेशन रखी थी। द फर्स्ट नॉन अलाइनमेंट समिट वाज हेल्ड इन बेलग्रेड इन 1961। नाउ ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अभी रिसेंटली आई वाज चेकिंग CBSE पेपर और समथिंग, और आई थिंक द CUET एग्जामिनेशन, समथिंग आई वाज गोइंग थ्रू ऑन दी वेबसाइट। तो मैंने देखा कि ये क्वेश्चन आया था कि नॉन अलाइंड समिट की पहली मीटिंग कहाँ पे और कब हुई थी? तो बेलग्रेड में हुई थी इन 1961। दिस वॉज द कल्मिनेशन ऑफ एटलीस्ट 3 फैक्टर्स। तो ये जो है ये इम्पॉर्टेंट है, और ये वेर बेलग्रेड एंड इन 1961, दिस इज़ इम्पॉर्टेंट। और इससे क्या हुआ था? 3 फैक्टर्स कम से कम डेवलप हुए थे। पहला है कॉपरेशन अमंग दीज 5 कंट्रीज़। जब ये मीटिंग वगैरह हुई तो इससे क्या हुआ? इन 5 कंट्रीज़ में एक कॉपरेशन डेवलप हो गया। जब ये पांचों कंट्रीज़ के लीडर एक कॉमन डिसीजन ले रहे हैं, एक दूसरे से अग्री हो रहे हैं, तो इनमें कॉपरेशन आ गया। पहली चीज़, ग्रोइंग कोल्ड वॉर टेंशंस एंड इट्स वाइडनिंग एरेनाज एंड।
और दूसरा था कि कोल्ड वॉर की टेंशन्स इस टाइम पे और बढ़ रही थी और इसके एरेनाज भी वाइड हो रहे थे, अलग अलग जगह पे फैल रही थी. द ड्रामेटिक एंट्री ऑफ मैनी न्यूली डीकोलोनाइज्ड अफ्रीकन कंट्रीज़ इनटू द इंटरनेशनल एरेना. और मैंने आपको बताया कि ये वही टाइम था जब कई अफ्रीकन कंट्रीज़ थी जो कि डीकोलोनाइज हो रही थी, वो आ रही थी वर्ल्ड एरेना में. बाई 1960 देयर वर 16 न्यू अफ्रीकन मेंबर्स इन द UN. अब हम देखेंगे, ये एक फैक्ट है कि 1960 तक क्या हुआ था कि 16 नए अफ्रीकन कंट्रीज़ आ गए थे UN में. द फर्स्ट समिट वॉज अटेंडेड बाई 25 मेंबर स्टेट्स. अब जो फर्स्ट समिट हुई थी NAM की, उसमें 25 मेंबर स्टेट्स ने अटेंड की थी उसे. ओवर द ईयर्स द मेंबरशिप ऑफ NAM हैज़ एक्सपेंडेड. और फिर जैसे ही साल बढ़ते गए वैसे ही मेंबरशिप भी लोगों की बढ़ती गई. मतलब ये जो पहले 25 लोगों ने किया था उस मेंबर स्टेट्स ने, उसके बाद और लोग ऐसे कर करके इंक्रीज़ करते गए. द लेटेस्ट मीटिंग, अब इस बुक की एडिशन के हिसाब से इसमें दिया है कि द लेटेस्ट मीटिंग द 14th समिट वॉज हेल्ड इन हवाना इन 2006. आप जब बुक लीजिए, आप कोशिश कीजिए कि रीसेंट एडिशन की लीजिए, या नहीं ले रहे हैं तो उसको वेबसाइट पे चेक करके आप रीसेंट डेटा को यहाँ बगल में लिख लीजिए कि रीसेंट समिट कौन सी है. 14th इसमें दिया है, लेकिन आई एम श्योर, प्रिटी मच श्योर कि ये आगे 15, 16, 17 कुछ भी हो सकती है और किस ईयर में हुई है. तो रीसेंट समिट इस बुक के अकॉर्डिंग 14th समिट थी और ये 2006 में हुई थी इन हवाना. इट इंक्लूडेड 116 मेंबर स्टेट्स एंड 15 ऑब्जर्वर कंट्रीज़. ये जो रीसेंट समिट हुई है इसमें 116 मेंबर स्टेट्स थे. आप देख रहे हैं 25 से इंक्रीज़ होकर 116 पहुंच गया है. एंड 15 ऑब्जर्वर कंट्रीज़, और 15 केवल ऑब्जर्वर कंट्रीज़ थी. एज नॉन अलाइनमेंट ग्रू इनटू अ पॉपुलर इंटरनेशनल मूवमेंट, कंट्रीज़ ऑफ वेरियस डिफरेंट पॉलिटिकल सिस्टम्स एंड इंटरेस्ट जॉइंड इट. जैसे नॉन अलाइनमेंट जो मूवमेंट था ये एक पॉपुलर इंटरनेशनल मूवमेंट बनता जा रहा था, वैसे अलग अलग पॉलिटिकल सिस्टम से और इंटरेस्ट से जो कंट्रीज़ आती थी अलग अलग बैकग्राउंड से, वो सब आके इसको ज्वाइन करने लगी. दिस मेड द मूवमेंट लेस होमोजेनियस एंड ऑल्सो मेड इट मोर डिफ़िकल्ट to define in very neat and precise terms. What did it really stand for? अब जैसे जैसे इसके मेंबर्स ज़्यादा बढ़ने लगे और वो भी इतने विविड, इतने डिफरेंट बैकग्राउंड से आने लगे, तो ये मूवमेंट थोड़ा लेस होमोजेनस हो गया. होमोजेनस जिसमें सेम तरह की चीज़ें होती हैं. तो जब कम लोग थे तो सेम आइडियोलॉजी के लगभग लोग थे. अब ज़्यादा तरह के लोग आ रहे हैं तो वो ज़्यादा हेट्रोजेनस होने लगा. और इससे ये भी हो गया कि हम इसको बहुत नीट और प्रिसाइज टर्म में हम इसको डिफ़ाइन भी नहीं कर पा रहे थे. जैसे कोई चीज़ जब बहुत बेसिक होती है तो उसको हम एक्सप्रेस कर सकते हैं, लेकिन जब कोई चीज़ बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाती है, जैसे ये NAM हो गया, जब इसमें ज़्यादा मेंबर्स आने लगे तो फिर उसको क्लियरली प्रिसाइज टर्म्स में डिफ़ाइन करना भी मुश्किल हो गया. व्हाट डिड इट रियली स्टैंड फॉर? अब इसका रियल क्या मतलब है, NAM का क्या मोटिव है, ये चीज़ एक्सप्लेन करना टफ हो गया. इंक्रीजिंगली NAM was easier to define in terms of what it was not. It was not about being a member of an alliance. शुरुआती दौर में क्या था, जब NAM आया था तो उसका मतलब ये था कि, तो जब आया था तो NAM को आसान था बताने में कि ये क्या नहीं है. NAM एक मेन मोटिव इसी से आया था, ये बताने कि मेरे में मेंबर बनना, NAM का कोई मेंबर बनना ये नहीं दिखाता है कि आप किसी के मेंबर हैं, या USA का या USSR के. आप एक पाथ चूज़ कर रहे हैं जिसमें आप दिखा रहे हैं कि आप किसी के मेंबर नहीं हैं, आप अलग रहना चाहते हैं उन पॉलिटिक्स से. It was not about being a member of an alliance. What I explain now. The policy of staying away from alliances should not be considered isolationism or neutrality. अब ये जो पॉलिसी है स्टेइंग अवे फ्रॉम अलायंसेस की, मतलब हमें अलायंसेस से दूर रहना है, हमें अलायंस में नहीं जाना है, किसी का भी अलायंस का हिस्सा नहीं बनना है. इसका क्या मतलब है? इसको हमें आइसोलेशनिज़म नहीं समझना चाहिए और ना ही न्यूट्रलिटी समझना चाहिए. अभी इन दोनों टर्म को हम समझेंगे. तो अब अगर जैसे ये NAM की पॉलिसी थी, ये ना ही आइसोलेशनिज़म को फॉलो कर रही थी ना ही न्यूट्रलिटी को. नॉन अलाइनमेंट इज़ नॉट आइसोलेशनिज़म सिंस आइसोलेशनिज़म मीन्स रिमेनिंग अलूफ फ्रॉम द वर्ल्ड अफेयर्स. आइसोलेशनिज़म मतलब होता है वर्ल्ड अफेयर्स से अलूफ रहना, उससे एकदम अलग रहना, उससे कोई आपका इंट्रोडक्शन नहीं रहना और उससे मतलब नहीं रखना, ये होता है. तो ऐसा नहीं था. जो नॉन अलाइनमेंट में अभी आप देखेंगे आगे कंट्रीज़ थी वो ऐसे नहीं रह रही थी. Isolationism sums up the foreign policy of the US from the American War of Independence in 1787 up to the beginning of the First World War. अगर एक प्रॉपर क्लासिकल एग्जांपल हम देखना चाहें आइसोलेशनिज़म का, तो वो ये है कि जब अमेरिकन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस हुआ था 1787 में, तब से लेके और फर्स्ट वर्ल्ड वॉर तक, मतलब 1914 से 1918 तक, तो 1787 से 1914 तक का जो अमेरिका का पॉलिसी था वो आइसोलेशनिज़म दिखाता था.
फिर है in comparison the non-aligned countries including India played an active role in mediating between the two rival alliances in the cause of peace and stability. Their strength was based on their unity and their resolve to remain non-aligned despite the attempt by the two superpowers to bring them into their alliance. इन कंपैरिजन, और अगर हम कंपेयर करें कि क्यों नॉन अलाइन कंट्रीज़ क्यों नहीं आइसोलेशनिज्म फॉलो कर रही हैं, तो इसलिए नहीं कर रही क्योंकि इंडिया को भी इंक्लूडेड, इंडिया भी यही बात, इंडिया भी इंडिपेंडेंट हुई थी 1947 में, और कोल्ड वॉर का टाइम भी वही था, 45 में वॉर एंड हुआ था, उसके बाद से शुरू हुआ था। तो इंडिया को इंक्लूडेड अगर देखें और सारी जो कंट्रीज़ थी उन्होंने एक्टिव रोल वो प्ले कर रहे थे कि वो दोनों राइवल अलायंसेस को, यूएसएसआर को वो मतलब बार बार सपोर्ट करते थे कि आप पीस और स्टेबिलिटी में जाइए। वो दोनों में मध्यस्थता ला रहे थे, वो दोनों को वो प्रोवोकेट नहीं करते थे कि आप वॉर कीजिए। तो ये एक तरह से वॉर को प्रिवेंट करने का रोल निभा रहे थे। तो आइसोलेशनिज़म में ये चीज़ नहीं आती है, लेकिन ये कर रहे थे तो मतलब ये आइसोलेशनिज़म के अंदर नहीं आएगा। उनका जो स्ट्रेंथ था ये जो नॉन अलाइन कंट्रीज़ का, वो उनके यूनिटी पे बेस्ड था और उनके रिजॉल्व पे, उनका ये डिटर्मिनेशन पे कि हमें नॉन अलाइंड ही रहना है। बाकी क्या सुपर पावर्स अटेम्प्ट नहीं कर रही होंगी कि वो उनके मेंबर बन जाएं? यूएसएसआर आप देख रहे हैं, यूएसएसआर ने इन्वेड कर दिया था ईस्ट यूरोपियन कंट्रीज़ पे, मिलिट्री का हेल्प लिया था। तो इन लोग के परसुएशन के बावजूद भी इन लोगों का रिजॉल्व था, प्रॉपर डिटर्मिनेशन था कि हमें नॉन अलाइंड कंट्रीज़ में ही का ही हिस्सा बन के रहना है। नॉन अलाइनमेंट इज़ ऑल्सो नॉट न्यूट्रलिटी। अब न्यूट्रलिटी भी नहीं है। कैसे नहीं है ये हम समझेंगे। न्यूट्रलिटी रिफर्स प्रिंसिपली टू अ पॉलिसी ऑफ स्टेइंग आउट ऑफ वॉर। न्यूट्रलिटी का मतलब प्रिंसिपली होता है कि हम वॉर से बाहर हैं, हम वॉर में एकदम इंक्लूडेड नहीं हैं। स्टेट्स प्रैक्टिसिंग न्यूट्रलिटी आर नॉट रिक्वायर्ड टू हेल्प एंड अ वॉर। और जो स्टेट्स, अगर हम न्यूट्रलिटी, अगर इंडिया न्यूट्रलिटी फॉलो कर रहा होता है या कोई भी नॉन अलाइन कंट्री, तो वो किसी वॉर को एंड करने में नहीं हेल्प करेगी, क्योंकि वो वॉर का हिस्सा है ही नहीं। तो ना ही वो प्रोवोकेट करेगी, ना ही वो एंड करेगी, ना ही उसके किसी भी बात में वो इन्वॉल्व होगी। तो लेकिन ये नॉन अलाइनमेंट वाली कंट्रीज़ जो होती थी ये एंड करने में सपोर्ट करती थी। तो न्यूट्रलिटी में तो ये आता नहीं है, इसलिए ये न्यूट्रलिटी का भी हम नॉन अलाइनमेंट को नहीं कह सकते। दे डू नॉट गेट इन्वॉल्व इन वॉर्स एंड डू नॉट टेक एनी पोजीशन ऑन द अप्रोप्रिएटनेस और मोरालिटी ऑफ अ वॉर। जब न्यूट्रलिटी में क्या होता है, वो वॉर सही है कि नहीं है, क्या मॉरलिटी है क्या नहीं है, उन्हें इनसे कोई मतलब नहीं होता है, इसलिए ये न्यूट्रलिटी में भी नहीं आएगा। नॉन अलाइंड स्टेट्स इंक्लूडिंग इंडिया वर एक्चुअली इन्वॉल्व इन वॉर्स फॉर वेरियस रीजन्स। नॉन अलाइंड स्टेट्स जो थे, इंडिया को इंक्लूड करके हम बात करें तो वो वॉर्स में कई रीज़न की वजह से इन्वॉल्व थे। उन्होंने कह तो दिया कि हमें अलायंस में नहीं जाना है सिस्टम में, लेकिन फिर भी वो वॉर में इंक्लूड कर रहे थे, इंटरसेप्ट कर रहे थे। क्यों? उनके भी रीजंस थे। मैंने पहले भी बताया कि कोई चीज़ बिना रीज़न के नहीं होती है। एवरीथिंग हैज़ अ प्रॉपर रीज़न बिहाइंड दैट। तो इसके पीछे का रीज़न हम समझेंगे। दे ऑल्सो वर्क टू प्रिवेंट वॉर बिटवीन अदर्स एंड ट्राई टू एंड वॉर्स दैट हैड ब्रोकन आउट। ये क्या करते थे, ये वॉर को होने से भी रोकते थे दूसरी कंट्रीज़ के बीच में, और ये जो वॉर हो चुके हैं उनको भी ख़त्म करने पे ये फोकस करते थे। न्यू इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्डर, हमने पढ़ा था कि नाम की कंट्रीज़ ने मिल के NIEU को इस्टेब्लिश किया था। The non-aligned countries were more than merely mediators during the Cold War. The challenge for most of the non-aligned countries, a majority of them were categorized as the least developed countries, LDCs, was to be more developed economically and to lift their people out of poverty. अब जो नॉन अलाइंड कंट्रीज़ थी, जैसे हमें पता है कि ये खासकर न्यूली डीकोलोनाइज्ड कंट्रीज़ थी, तो जो कंट्री कॉलोनाइज्ड हो चुकी है उसका कितना एक्सप्लॉयटेशन हुआ है ये हमसे अच्छा कोई नहीं जानता है, इंडियन से अच्छा। हमें कितना ज़्यादा एक्सप्लॉइट किया गया है ब्रिटिशर्स के द्वारा। तो उसी तरह जितनी भी कंट्रीज़ कॉलोनाइज होती हैं उन्हें बहुत एक्सप्लॉइट करते हैं, वो बहुत ज़्यादा लीस्ट डेवलप हो जाती हैं। तो उन्हें उसके बाद इंडिपेंडेंस के बाद हमें कितना ज़्यादा वर्क करना पड़ा अपने इकॉनमी पे, अपने हर सारे सेक्टर पे। तो उसी तरह से इसमें हम देखेंगे। तो और ये जो नॉन अलाइन कंट्रीज़ थी केवल मीडिएटर्स ही नहीं थी कि ये वॉर को ख़त्म करने रोकने में मदद करती थी, और इनके लिए और भी मोटिव्स थे। जैसे कि इनके लिए चैलेंज क्या था मोस्ट नॉन अलाइन कंट्रीज़ के लिए, कि इनमें से ज़्यादातर जो कंट्रीज़ थी वो LDCs में आती थी। दिस इज़ द इम्पॉर्टेंट फुल फॉर्म ओवर हेयर। LDCs लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज़ में आती थी,
और इनका एक और मोटिव ये भी था कि एक तो था कि इन्हें वॉर में मीडिएट करने में हेल्प करती थी, एक इनका मोटिव ये भी था कि इन्हें अपनी कंट्री को इकोनॉमिकली लिफ्ट करना था, इकोनॉमिकली डेवलप करना था। बहुत ज़्यादा इनकी इकॉनमी डाउन ट्रोडन हो चुकी थी और इन्हें अपने लोगों को पॉवर्टी से बाहर निकालना था। बहुत गरीबी भी आ गई थी। जो कंट्री कॉलोनाइज हुई है उसमें ये सारे कॉन्सिक्वेंसेस कॉमन हैं। और इकोनॉमिक डेवलपमेंट वाज आल्सो वाइटल फॉर द इंडिपेंडेंस ऑफ द न्यू कंट्रीज़। इकोनॉमिक डेवलपमेंट भी उतना ही ज़रूरी था नए डेवलप्ड कंट्रीज़ के लिए। Without sustained development, a country could not be truly free. It would remain dependent on the richer countries, including the colonial powers, from which political freedom had been achieved. अब सस्टेन डेवलपमेंट मीन्स एक लगातार प्रॉपर कंटिन्यूस डेवलपमेंट अगर नहीं किया जाएगा तो कंट्री वो ट्रूली फ्री हो ही नहीं पाएगी। वो पोवर्टी और करप्शन और इन सारी चीज़ों से हमेशा फंसी रहेगी के बीच। और वो हमेशा फिर वो इंडिपेंडेंट कब होगी? जब वो किसी सॉवरेंटी अपनी यूज़ कर पाए। वो उसे अब इंडिपेंडेंट तो हो गए हम, जिस कंट्री ने हमें कॉलोनाइज़ किया था, लेकिन फिर हमारे पास अब डेवलपमेंट नहीं है तो हम फिर उनके सामने जा रहे हैं, हम उनसे फूड ग्रेन्स इंपोर्ट कर रहे हैं या कोई भी चीज़ हम उनसे इकोनॉमिकली हम उनसे लोन ले रहे हैं। तो ये इंडिपेंडेंस प्रॉपर इंडिपेंडेंस नहीं है। तो अगर वो अपने आप का सस्टेन डेवलपमेंट नहीं करेंगी तो उन्हें बार बार रिचर कंट्रीज़ पे डिपेंड होना पड़ेगा, और यहाँ तक कि कॉलोनियल पावर से ही, जिन्होंने उन्हें कॉलोनाइज़ किया था। तो इससे ऐसे नहीं हो पाएगा, इसलिए उनको अपना डेवलपमेंट करना पड़ेगा। द आइडिया ऑफ अ न्यू इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्डर इज़ द फुल फॉर्म ऑफ NIEO ऑरिजिनेटेड विद दिस रियलाइजेशन। तो ये जो आइडिया था NIEO का, ये इस रियलाइजेशन के साथ शुरू हुआ कि हम इंडिपेंडेंट तब तक नहीं होंगे जब तक हमें उन्हीं कंट्रीज़ पे डिपेंड अगर हम होंगे तो तब तक हम इंडिपेंडेंट नहीं हैं। तो मतलब हमारे लिए एक तो मोटिव, हम चलो अच्छा एक ह्यूमैनिटेरियन कॉज के लिए हम वॉर को मेडिएट कर रहे हैं तो ठीक है, लेकिन हमें एक ये भी ध्यान देना है कि हम लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं, हमें अपना प्रोग्रेस करना है। ये इनका थॉट था। द यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट UNCTAD brought out a report in 1972 entitled Towards a New Trade Policy for Development. The report proposed a reform of the global trading system so as to. Now comes एक है, ये फुल फॉर्म बहुत इंपॉर्टेंट है, UNCTAD। मोस्ट इम्पॉर्टेंट फुल फॉर्म ऑफ दिस चैप्टर इज़ UNCTAD, यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट। C इज़ इम्पॉर्टेंट वर्ड है, क्योंकि कई बार होता है कि पेपर में कभी कमिटीज़ आ जाता है, कभी कम्युनिटी आ जाता है, कभी काउंसिल आ जाता है, तो वी गेट कन्फ्यूज्ड इन दैट। तो यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट, ये एक कॉन्फ्रेंस थी। इसने एक रिपोर्ट निकाला था 1972 में, इन द ईयर 1972 में, और उस रिपोर्ट का टाइटल क्या था? टूवर्ड्स अ न्यू ट्रेड पॉलिसी फॉर डेवलपमेंट। अगर हमें डेवलपमेंट करनी है तो हम एक नए ट्रेड पॉलिसी पे जा रहे हैं। उसमें क्या था, उन्होंने इस रिपोर्ट ने प्रपोज़ किया था कई रिफॉर्म, बदलाव ग्लोबल ट्रेडिंग सिस्टम के, कैसे जो पूरे वर्ल्ड में ग्लोब हो रहा है उसमें कई बदलाव उसने प्रपोज़ किए थे कि ये करने पड़ेंगे तब जाके इनका डेवलपमेंट होगा। पहला क्या था, इसमें कितने रिफॉर्म्स थे? 4 रिफॉर्म्स थे। पेपर में आता है तो हमें ये चारों रिफॉर्म्स को मेंशन करना है। गिव द LDCs कंट्रोल ओवर देयर नेचुरल रिसोर्सेज एक्सप्लॉइटेड बाय द डेवलप्ड वेस्टर्न कंट्रीज़। इसमें पहला रिफॉर्म था कि जो LDCs हैं उनको कंट्रोल दिया जाए उनके नेचुरल रिसोर्सेज पे, जो कि डेवलप्ड वेस्टर्न कंट्रीज़ ने एक्सप्लॉइट किया। जैसे जो कॉलोनी अगर हमने बनाई थी वेस्टर्न, खासकर वेस्टर्न वाले ही बनाते थे और वो डेवलप्ड भी होते थे, तो उन्होंने क्या होता था उसके बाद भी वो उनके नेचुरल रिसोर्सेज का पूरा कंट्रोल उन्हें नहीं दिए थे। तो पहला रिफॉर्म था कि उन्हें उनके नेचुरल रिसोर्सेज पे कंट्रोल दीजिए। दूसरा था ऑब्टेन एक्सेस टू वेस्टर्न मार्केट सो दैट द LDCs कुड सेल देयर प्रोडक्ट्स एंड देयरफॉर मेक ट्रेड मोर बेनिफिशियल फॉर द पुअरर कंट्रीज़। दूसरा रिफॉर्म था कि जो LDCs हैं उनको एक्सेस दीजिए, वो एक्सेस कर पाएँ वेस्टर्न मार्केट्स को, ताकि जो लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं वो अपने प्रोडक्ट्स जो वो बना रहे हैं वो उन्हें बेच पाएँ, और इस तरीके से वेस्टर्न कंट्रीज़ में बेच पाएँ, और इस तरीके से जो ट्रेड होगा उनका वो ज़्यादा बेनिफिशियल होगा पुअरर कंट्रीज़ के लिए। रिड्यूस द कॉस्ट ऑफ टेक्नोलॉजी फ्रॉम द वेस्टर्न कंट्रीज़। तीसरा रिफॉर्म था कि जो अभी लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं उनके पास टेक्नोलॉजीज़ तो है नहीं, तो उन्हें टेक्नोलॉजीज़ को वेस्टर्न कंट्रीज़ से ख़रीदना पड़ता था। तो उन्होंने तीसरे रिफॉर्म में रखा कि आप अपने टेक्नोलॉजी का प्राइस कम करिए, अगर कम करेंगे तभी वो ख़रीदेंगे और
को डेवलप कर पाएंगे। अगर टेक्नोलॉजी का कॉस्ट बहुत ज़्यादा रहेगा तो वो खरीद नहीं पाएंगे, परचेज़ नहीं कर पाएंगे, और इस तरह से उनका डेवलपमेंट हैम्पर होगा। Fourth reform was provide the LDCs with a greater role in international economic institutions. चौथा बदलाव उन्होंने ये मांगा था कि LDCs को आप इंटरनेशनल इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशंस जो हैं, जैसे WTO है और वर्ल्ड बैंक है, ये जो इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशंस हैं इनमें आप ज़्यादा रोल प्रोवाइड कीजिए, इन्हें वहाँ पे नेगलेक्ट नहीं किया जाए। ग्रेजुअली द नेचर ऑफ नॉन अलाइनमेंट चेंज टू गिव ग्रेटर इंपॉर्टेंस टू इकोनॉमिक इशूज़। तो धीरे धीरे क्या होता गया, पहले तो ये मीडिएट वगैरह कर रहे थे वॉर को, उसके बाद ये नॉन अलाइनमेंट का नेचर जो था वो ज़्यादातर बदल गया, ये इकोनॉमिक इशूज़ को ज़्यादा इंपॉर्टेंस देने लगे। इनके लिए ज़रूरी भी था। In 1961 at the first summit in Belgrade, economic issues had not been very important. लेकिन जो शुरुआती इनका था वो यही था कि इन्हें वॉर को मेडिएट करना है, जो वॉर ब्रोक आउट हो चुके हैं उन्हें एंड करना है। लेकिन जैसे हमने देखा था कि 1961 में जब पहली समिट हुई थी बेलग्रेड में, तो इकोनॉमिक इश्यूज़ को इतना ज़्यादा ध्यान नहीं दिया गया था, वो इतने इम्पोर्टेंट तब नहीं थे। बाई द मिड 1970s दे हैड बिकम द मोस्ट इम्पॉर्टेंट इशूज़। ये टाइम इम्पॉर्टेंट है, कब ये इम्पॉर्टेंट हुए इकोनॉमिक इशूज़ नैम के लिए? मिड 1970s में। एज अ रिज़ल्ट नैम बिकेम एन इकोनॉमिक प्रेशर ग्रुप, और इसकी वजह से क्या हुआ, नैम एक तरह का इकोनॉमिक प्रेशर ग्रुप बन गया, जो कि इकोनॉमी को बहुत ज़्यादा वो करने लगा। फिर by the late 1980s, however, the NIEO initiative had faded, mainly because of the stiff competition from the developed countries who acted as a united group, while the non-aligned countries struggled to maintain their unity in the face of this opposition. This always defeats what the poorer countries always have to face, like अब हमने देखा कि मिड 1970s तक में ये बहुत इंपॉर्टेंट हो गया था ये इशू इकोनॉमी का, लेकिन लेट 1980s तक क्या हुआ, लेट 1980s तक जो NIEO का इनिशिएटिव था कि इकोनॉमिक वाला, ये फेड होने लगा, धीरे धीरे फिर कम होने लगा। क्यों? क्योंकि बहुत ज़्यादा कंपटीशन मिल रहा था हमें डेवलप्ड कंट्रीज़ से हमें डेवलप्ड कंट्रीज़ से जो वेस्ट में हैं उनसे बहुत ज़्यादा मिल रहा था कंपटीशन, ऑपोजिशन। क्यों? क्योंकि वो पूरा यूनाइटेड ग्रुप बन गई थी, वो पूरी सारी कंट्रीज़ यूनाइट होके अगेंस्ट में खड़ी हो गई थी नॉन अलाइनमेंट कंट्रीज़ के, और नॉन अलाइन कंट्रीज़ को बहुत मुश्किल हो रही थी, वो यूनिटी ही नहीं मेंटेन कर पा रही थी इस अपोजिशन के फेस में। वो इतना ज़्यादा अपोजिशन हुआ कि उसमें वो अपने आप को यूनाइटेड नहीं रख पाई और यहीं पे लैग करने लगी। अब हम देखेंगे इंडिया एंड द कोल्ड वॉर, इंडिया को क्या बेनिफिट हुआ, क्या नुकसान हुआ, ये चीज़ हम देखेंगे, एंड देन आवर चैप्टर विल एंड। आर्म्स कंट्रोल ट्रीटीज़ के बारे में यहाँ पे दिया है। सो इंडिया एंड द कोल्ड वॉर। इंडिया एंड द कोल्ड वॉर, अब हम देखेंगे इंडिया और कोल्ड वॉर दोनों का इंटर रिलेशन। एज अ लीडर ऑफ NAM, India's response to the ongoing Cold War was twofold. At one level, it took particular care in staying away from the two alliances. Second, it raised its voice against the newly decolonized countries becoming part of these alliances. अब नैम का एक लीडर होने के तौर पे मतलब, क्योंकि ये जो 5 मेंबर स्टेट्स से जिन्होंने फाउंड किया था नैम को, उसमें इंडिया एक था, इसलिए कहा गया है कि नैम का लीडर होने के तौर पे इंडिया का जो रिस्पॉन्स था, जो कोल्ड वॉर हो रहा था, उसके रिस्पॉन्स में इंडिया का रिस्पॉन्स टू फोल्ड था। यह आ सकता है कि इसको एक्सप्लेन कीजिए, या टू फोल्ड कैसे था। तो एक लेवल में तो इंडिया पर्टिकुलर पूरा अपना ध्यान दे रहा था कि मुझे दोनों अलायंसेस से दूर रहना है, किसी का हिस्सा नहीं बनना है, किसी को सपोर्ट नहीं करना है, किसी को रिजेक्ट नहीं करना है। लेकिन दूसरी ही तरफ जो कोई अगर न्यूली डीकोलोनाइज कंट्री हो रही थी, अभी जल्दी वो इंडिपेंडेंस पाई रहती है अपनी कॉलोनी से, और अगर वो किसी अलायंस का पार्ट बनने लगती थी, तो वो उसका प्रॉपर वॉइस उसके अगेंस्ट में उठाते थे। तो एक तरफ ये कहते थे कि हम पूरा दोनों अलायंस से दूर रहेंगे, और दूसरी तरफ किसी भी कंट्री को इनके अलायंस का हिस्सा बनने से पूरे ये अगेंस्ट में आवाज़ उठाते थे। तो इस तरह से हम इसे टू फोल्ड कहते हैं। India's policy was neither negative nor passive. As Nehru reminded the world, non-alignment was not a policy of fleeing away. On the contrary, India was in favor of actively intervening in world affairs to soften Cold War rivalries.
अब इंडिया की जो पॉलिसी थी वो ना ही नेगेटिव थी ना ही पैसिव थी, ना ही हम इसे नेगेटिव कह सकते हैं ना ही पैसिव कह सकते हैं। जैसा कि नेहरू ने दुनिया को याद भी दिलाया था कि जो नॉन अलाइनमेंट की पॉलिसी है ये कोई फ्लीइंग अवे, मतलब वहाँ टॉपिक से नहीं, हमें नहीं, इससे कोई मतलब है, हमने भागने की, इससे मतलब इसमें हमें इंक्लूड मत कीजिए, इस बात से नहीं रिलेटेड है। ऑन द कॉन्ट्रेरी, बल्कि उन्होंने बताया था कि इंडिया फेवर में है एक्टिवली इंटरवीन करने के वर्ल्ड अफेयर्स में, अगर जिससे कि कोल्ड वॉर की राइवलरीज़ को सॉफ्ट किया जा सके। उन्होंने बताया कि हम एक्टिवली पार्टिसिपेट करेंगे, फेवर में हैं कि जहाँ पे हम कोल्ड वॉर की राइवलरीज़ को अगर सॉफ्ट कर पाएंगे, उसको कम कर पाएंगे, तो हम इंटरवीन करेंगे वर्ल्ड अफेयर्स में। हम इससे बाहर नहीं भागना चाह रहे हैं, बस हम किसी अलायंस का हिस्सा नहीं बनना चाहते, फिर अपने इंडिपेंडेंस पे आँच नहीं आने देना चाहते, बस ये बात थी। इंडिया ट्राई टू रिड्यूस द डिफरेंसेस बिटवीन द अलायंसेस एंड देयर बाय प्रिवेंट डिफरेंसेस फ्रॉम एस्केलेटिंग इनटू अ फुल स्केल वॉर। इंडिया इसलिए जो डिफरेंसेस थे अलायंसेस के बीच में, जिन चीज़ों पे वो अग्री नहीं कर पाते थे, उनको कम करना चाहता था, और साथ ही साथ ये डिफरेंसेस से कहीं वो फुल स्केल वॉर में ना कन्वर्ट हो जाए, इससे प्रिवेंट करता था होने से। Indian diplomats and leaders were often used to communicate and mediate between Cold War rivals such as the Korea War in the early 1950s. अब जो इंडियन डिप्लोमेट्स थे और लीडर्स थे, उन्होंने अक्सर कम्युनिकेट किया है और मीडिएट किया है कोल्ड वॉर राइवल्स के बीच में, जैसे कि कोरिया वॉर में हमने देखा था अर्ली 1950s में जवाहरलाल नेहरू ने इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था। तो इंडियन डिप्लोमेट्स एंड लीडर्स ऐसे रोल प्ले किया करते थे। इट इज़ इम्पॉर्टेंट to remember that India chose to involve other members of the non-aligned group in this mission. और ये भी इम्पॉर्टेंट है ये याद रखना कि इंडिया क्या करता था, और भी अदर मेंबर्स को भी इन्वॉल्व कराता था कि तुम भी इस मिशन में लगो कि कोल्ड वॉर को कम करना चाहो, कम करो, उसमें कंट्रीब्यूट करो कम करने में। ड्यूरिंग द कोल्ड वॉर इंडिया repeatedly tried to activate those regional and international organizations which were not a part of the alliances led by the US and USSR. और इंडिया बार बार उन रीजनल या इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस को जो कि यूएस और यूएसएसआर का हिस्सा नहीं थी, उन इंटरनेशनल या रीजनल ऑर्गेनाइजेशंस को जो यूएस और यूएसएसआर का हिस्सा नहीं थी, उनको इंडिया बार बार एक्टिवेट करना चाहता था। नेहरू reposed great faith in a genuine commonwealth of free and cooperating nations that would play a positive role in softening if not ending the Cold War. तो क्यों ये इसको इतना एक्टिवेट करता था? क्योंकि ये जो उसका हिस्सा नहीं है, तो अगर उसका हिस्सा होंगे तब तो वो कोल्ड वॉर में लगी ही रहेंगी, लेकिन अगर हिस्सा नहीं है तो वो उसको कम करना चाहेंगे। तो नेहरू जो थे, नेहरू का बहुत बड़ा विश्वास वो उसमें रखते थे कि हमें एक जेन्युइन, एक ट्रू कॉमनवेल्थ बनानी है फ्री और कोऑपरेटिंग नेशंस की, जो कि एक पॉजिटिव रोल प्ले करेगा कोल्ड वॉर को, अगर वो ख़त्म भले नहीं कर पाए लेकिन उसको कम से कम शूटिंग वॉर में कन्वर्ट होने से बचाने में। नॉन अलाइनमेंट वॉज नॉट एज सम सजेस्ट अ नोबल इंटरनेशनल कॉज विच हैड लिटिल टू डू विद इंडियाज़ रियल इंटरेस्ट। लेकिन अब कुछ लोग कहते हैं ये एक नोबल इंटरनेशनल कॉज था, मतलब हम केवल बस एक ह्यूमैनिटेरियन वे के लिए बस हम इसको अपना रहे थे ताकि वॉर कम हो, पर ऐसा नहीं है। इंडिया के खुद के भी इंटरेस्ट थे उसके पीछे, हर चीज़ के पीछे रीज़न होता है। अगेन दिस प्रूफ्स, तो नॉन अलाइनमेंट केवल एक नोबल इंटरनेशनल कॉज नहीं था जिसको इंडिया के इंटरेस्ट से कुछ नहीं करना था। नॉन अलाइनमेंट पोस्चर ऑल्सो सर्व्ड इंडियाज़ इंटरेस्ट वेरी डायरेक्टली इन एटलीस्ट 2 वेज़। नॉन अलाइनमेंट ने इंडिया के इंटरेस्ट को बहुत पॉजिटिवली अफेक्ट किया है, और एटलीस्ट 2 वे में। First, non-alignment allowed India to take international decisions and stances that served its interest rather than the interest of the superpowers and their allies. पहली चीज़ तो ये कि नॉन अलाइनमेंट ने क्या किया, इंडिया को अलाउ किया कि वो इंटरनेशनल डिसीजंस ले सके, वहाँ पे स्टैंसेस में जा सके जो कि उसके इंटरेस्ट को सर्व करता है, ना कि उनके इंटरेस्ट को जो सुपर पावर्स हैं उनके एलीज के हैं। मतलब इंडिया को क्या मिलती है, इंटरनेशनल डिसीजंस और स्टैंसेस की पावर मिलती है। दूसरी चीज़ है, इंडिया वॉज ऑफन able to balance one superpower against the other. If India felt ignored or unduly pressurized by one superpower, it could tilt towards the other. Neither alliance system could take India for granted or bully it. पहली चीज़ तो ये थी कि इसे इंटरनेशनल डिसीजंस और स्टैंसेस में अलाउ हो जाता है
डिसीजंस लेने के लिए। दूसरा ये था कि इंडिया दोनों सुपर पावर को बैलेंस कर सकता था अपने अकॉर्डिंग, अपने इंटरेस्ट के लिए। जैसे अगर इंडिया को लग रहा है कि यूएसए उसे इग्नोर कर रहा है या ज़्यादा प्रेशराइज़ कर रहा है उसके अलाई बनने के लिए, या यूएसएसआर ऐसा कर रहा है, तो वो अगर उसे ऐसा लगेगा तो वो दूसरी सुपर पावर की तरफ टिल्ट हो जाएगा, उसका मेंबर बनने लगेगा। तो इस तरह से ये दिखाते हुए वो दोनों के बीच में एक बैलेंस बना के चल रहा था। नीदर अलायंस, तो कोई भी इससे, ना यूएसए ना यूएसएसआर, कोई भी इंडिया को ग्रांटेड के लिए ऐसे ही नहीं ले सकता था कि अरे इनका कोई वैल्यू नहीं है, और उसे बुली भी नहीं कर सकता था। India's policy of non-alignment was criticized on a number of counts. Here we may refer to only two criticism. लेकिन इंडिया की जो पॉलिसी थी नॉन अलाइनमेंट की, इसे क्रिटिसिज्म भी बहुत मिले हैं। अब क्रिटिसिज्म बहुत मिले हैं, लेकिन हम बेसिकली दो क्रिटिसिज्म्स को यहाँ पे देखेंगे जो कि इम्पॉर्टेंट थे। First, India's non-alignment was said to be unprincipled. In the name of pursuing its national interest, India, it was said, often refused to take a firm stand on crucial international issues. पहला क्रिटिसिज्म ये था कि इंडिया का जो नॉन अलाइनमेंट था वो अनप्रिंसिपल, लोग कहते थे ये अनप्रिंसिपल्ड है, इसका कोई प्रिंसिपल नहीं है, किसके बेसिस पे कोई वो नहीं है, अपना इंटरेस्ट, ये लोग कहते थे कि ये अपना इंटरेस्ट को वो कर देख रहा है कि इसका बेनिफिट कहाँ पे है, और ये बहुत अनप्रिंसिपल है, मतलब इसका कोई प्रिंसिपल बेसिक नहीं है, ये अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग वर्क करते हैं और ये कोई भी क्रूशियल इंटरनेशनल इश्यूज़ पे स्टैंड नहीं ले पाता है। पहला क्रिटिसिज्म ये था। दूसरा ये था, it is suggested that India was inconsistent and took contradictory postures. Having criticized others for joining alliances, India signed the Treaty of Friendship in August 1971 with the USSR for 20 years. This was regarded, particularly by outside observers, as virtually joining the Soviet alliance system. दूसरा क्रिटिसिज्म ये था कि इंडिया इनकन्सिस्टेंट है, इंडिया इनकन्सिस्टेंट है और कॉन्ट्रडिक्टरी पोस्चर्स ले लेता है, मतलब कि ऐसी चीज़ें जो वो कुछ कह कुछ रहा है, कर कुछ रहा है, ऐसी बात उसे इसलिए क्रिटिसाइज़ करते थे कि ये अलायंसेस ज्वाइन कर रहा है। जैसे कि इंडिया ने ट्रीटी ऑफ फ्रेंडशिप, को साइन कर दिया था अगस्त 1971 में। इसके पीछे भी रीज़न है क्यों किया था, क्योंकि यूएसए जो है वो पाकिस्तान को करके ऐसे कुछ सपोर्ट कर रहा था। वॉर वाले चैप्टर में, चैप्टर 4 में हम देखेंगे, इंडियन वाली बुक में। इसके पीछे का रीज़न अभी हम बस इतना देखेंगे कि इंडिया ने ट्रीटी ऑफ फ्रेंडशिप को ज्वाइन किया था अगस्त 1971 में यूएसएसआर के साथ 20 ईयर्स के लिए। तो एक तरफ वो कह रहा है मैं किसी अलायंस का पार्ट नहीं हूँ, एक तरफ वो ट्रीटी साइन कर रहा है 20 ईयर्स के लिए, फ्रेंडशिप की ट्रीटी। तो ये सारी चीज़ों से वो इनकन्सिस्टेंट कहते थे और कहते थे कि कॉन्ट्रडिक्टरी पोस्चर्स ले लेता है। और इसलिए जो खासकर ऐसे ऑब्जर्वर्स जो बाहर से ये सारी चीज़ें देखते थे वो ये कहते थे कि एग्जैक्टली नहीं, लेकिन वर्चुअली जो इंडिया है वो ईस्टर्न अलायंस ज्वाइन कर लिया है, मतलब सोवियत का अलायंस ज्वाइन कर लिया, सोवियत यूनियन का। द इंडियन गवर्नमेंट्स व्यू वॉज दैट India needed diplomatic and possibly military support during the Bangladesh crisis, and that in any case the treaty did not stop India from having good relations with other countries including the USA. लेकिन इस पर गवर्नमेंट का क्या कहना था? मैंने कहा ना चैप्टर 4 इंडियाज़ एक्सटर्नल अफेयर है, पॉलिटिक्स इन इंडिया सिंस इंडिपेंडेंस वाले बुक में, उसमें दिया है। तो उस हिसाब से गवर्नमेंट ने का क्या स्टैंड था? गवर्नमेंट ने कहा कि इंडिया को डिप्लोमेटिक हेल्प भी चाहिए होती है और पॉसिबली उसे मिलिट्री सपोर्ट भी चाहिए रहता है ड्यूरिंग द बांग्लादेश क्राइसिस। बांग्लादेश से जब वॉर हुआ था पाकिस्तान का, इंडिया ने हेल्प की थी बांग्लादेश को फ्री कराने में, तो उसमें इंडिया को डिप्लोमेटिक और मिलिट्री हेल्प भी चाहिए। तो उस केस में ये जो ट्रीटी है उसने कहा कि मैंने भले साइन कर लिए हम लोगों ने, लेकिन ये हमें यूएस से या कोई भी कंट्री से एक अच्छा रिलेशनशिप बनाने में रोकेगी नहीं। ये बस हमने एक ऐसी ट्रीटी साइन की है, हमने ये थोड़ा ट्रीटी साइन की है कि हमें अमेरिका से एकदम एनिमिटी हम स्टार्ट कर रहे हैं। नॉन अलाइनमेंट एज अ स्ट्रैटेजी इवॉल्व्ड इन द कोल्ड वॉर कंटेक्स्ट। नॉन अलाइनमेंट क्या थी? एक स्ट्रैटेजी थी जो कि कोल्ड वॉर कॉन्टेक्स्ट में स्टार्ट हुई। एज वी विल सी इन चैप्टर 2 विद द integration of the USSR and the end of the Cold War in 1991, non-alignment both as an international movement and as the core of India's foreign policy lost some of its earlier relevance and effectiveness. अब हम जब सेकंड चैप्टर पढ़ेंगे इसके बाद, तो उसमें हम देखेंगे कि यूएसएसआर का डिसइंटीग्रेशन हो जाता है। यूएसएसआर जो इसमें है वो डिसइंटीग्रेट हो जाता है, तो एक तरफ से उसी की ये वर्चुअली हार हो जाती है और फिर यूएसए का
डोमिनेंस आ जाता है और तब से लेके आज तक यूएस की हेजेमनी स्टार्ट हो गई है। और चैप्टर 2 में हम यूएसएसआर का डिसइंटीग्रेशन देखेंगे और कोल्ड वॉर का एंड भी देखेंगे। 1991 में एंड हो जाता है कोल्ड वॉर का और यूएस की हेजेमनी स्टार्ट होती है, जो कि हम चैप्टर 3 में पढ़ेंगे। तो तब क्या होता है, नॉन अलाइनमेंट ये एक इंटरनेशनल मूवमेंट भी बन गया रहता है और इंडिया की ये फॉरेन पॉलिसी का कोर भी रहता है कि हमें कैसे फॉरेन पॉलिसी को मेंटेन करना है। तो तब जब ये सब कुछ होता है तो नैम अपनी जो पहले वाली रेलेवेंस थी, इम्पोर्टेंस थी वो और इफेक्टिवनेस थी, उसको खो देता है। हाउएवर नॉन अलाइनमेंट कंटेन सम कोर वैल्यूज़ एंड एंड्योरिंग आइडियाज़, जबकि जो नॉन अलाइनमेंट थे उसमें बहुत कोर वैल्यूज़ थी, इंड्योरिंग आइडियाज़ थे। वो अच्छी बात थी। अगर किसी को किसी अलायंस का हिस्सा नहीं बनना है तो कोई किसी को फोर्स नहीं कर सकता और ये एक उनका राइट था जो कंट्रीज़ का, जो उन्होंने फॉलो किया। लेकिन ये सारी सिचुएशंस के बाद, डिसइंटीग्रेशन और हेजेमनी, इन सब के बाद ये अपनी रेलेवेंस और इफ़ेक्टिवनेस को खो देता है। It was based on a recognition that decolonized states share a historical affiliation and can become a powerful force if they come together. ये एक पहचान पे बना था कि जो डीकोलोनाइज्ड स्टेट्स हैं उनके पास एक हिस्टोरिकल एफिलिएशन है, मतलब सारी कंट्रीज़ का एक हिस्ट्री है कि वो कोलोनाइज्ड हुई थी और वो एक पावरफुल फोर्स बन सकती हैं। उन्हें कोई अंडरमाइन ना करे उनकी पावर को, वो एक पावरफुल फोर्स बन सकती हैं अगर वो साथ आ जाएं। It meant that the poor and often very small countries of the world need not become followers of any of the big powers, that they could pursue an independent foreign policy. ये हमें ये भी दिखाता था कि जो पुअर, गरीब और ख़ासकर छोटे छोटे देश हैं दुनिया के, उन्हें ज़रूरत नहीं है कि वो किसी बड़े पावर्स को ही फॉलो करें, उन्हें उनके पीछे लगें। वो अपने भी इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी को परस्यू कर सकते हैं। ये एक तरह से इंडिपेंडेंस को भी आगे बढ़ा रहा था। इट वॉज ऑल्सो बेस्ड ऑन अ रिजॉल्व टू डेमोक्रेटाइज द इंटरनेशनल सिस्टम बाई थिंकिंग अबाउट एन ऑल्टरनेटिव वर्ल्ड ऑर्डर टू रीड्रेस एग्जिस्टिंग इनइक्विटीज़। ये जो नैम था ये एक रिजॉल्व पे भी था, डिटर्मिनेशन पे भी था कि इंटरनेशनल सिस्टम को डेमोक्रेटाइज़ करना है एक ऑल्टरनेटिव वर्ल्ड ऑर्डर को सोच के। अब या तो इंडिया भी और बाकी कंट्रीज़ भी किसी का हिस्सा बन जाती है, लेकिन उन्होंने एक ऑल्टरनेटिव वे ढूंढा कि जो एग्जिस्टिंग इनइक्विटीज़ हैं, असमानताएं हैं, उनको कैसे हम रिड्रेस करें। इसलिए दीज कोर आइडियाज़ रिमेन रेलिवेंट इवन आफ्टर द कोल्ड वॉर हैज़ एंडेड। अब भले ही कोल्ड वॉर एंड हो गया था, लेकिन ये जो कोर आइडियाज़ थे ये अभी भी सस्टेन कर रहे हैं और आज के भी टाइम में इम्पॉर्टेंट हैं। आर्म्स कंट्रोल ट्रीटीज़, ये एक एंड में एडिशनल चीज़ दी है कि आर्म्स कंट्रोल ट्रीटीज़, ये जो सारे न्यूक्लियर आर्म्स और सारी चीज़ें थी इनको कंट्रोल करने के लिए जो ट्रीटीज़ को साइन किया गया था वो चीज़। पहले ये लिमिटेड टेस्ट बैन ट्रीटी, एलटीपीटी, ये सारे फुल फॉर्म भी इंपॉर्टेंट है। एलटीपीटी, एनपीटी, SALT I, SALT II, START I, START II। तो बैंड लिमिटेड टेस्ट बैन ट्रीटी ने क्या किया था, बैंड न्यूक्लियर वेपन टेस्ट इन द एटमॉस्फेयर, इन आउटर स्पेस एंड अंडर वाटर। इसने बैन कर दिया था न्यूक्लियर वेपन को टेस्ट करना, जो उनके टेस्ट होते थे एटमॉस्फेयर में नहीं कर सकते, आउटर स्पेस में नहीं कर सकते और अंडर वाटर, पानी के अंदर नहीं कर सकते। इसको साइन किया था यूएस ने, यूके ने, यूएसएसआर ने। मॉस्को में किया था 5 अगस्त 1963 को। एंटर्ड इनटू फोर्स, और ये फोर्स में साइन हुई थी 5 अगस्त 1963 में और ये फोर्स में आई थी 10 अक्टूबर 1963 से। ये इन फोर्स में आ गई थी, ये लागू हो गई थी, इम्प्लीमेंट हो गई थी। न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी अगर देखें, एनपीटी, allows only the nuclear weapon states to have nuclear weapons and stops others from acquiring them। इसमें ये था कि ऐसी कंट्रीज़ जिनके पास जो कि न्यूक्लियर वेपन स्टेट्स हैं वो वही केवल इन्हें हैव न्यूक्लियर वेपन्स एंड स्टॉप देम फ्रॉम एक्वायरिंग देम। इसमें ये हो गया था कि जो न्यूक्लियर वेपन स्टेट्स हैं केवल वही न्यूक्लियर वेपन्स को रख सकते हैं और बाकी सबको इन्होंने रखने से मना कर दिया था। फॉर द पर्पसेस ऑफ द एनपीटी, अ न्यूक्लियर वेपन स्टेट इज़ वन विच हैज़ मैन्युफैक्चर्ड एंड एक्सप्लोडेड अ न्यूक्लियर वेपन और अदर न्यूक्लियर एक्सप्लोसिव डिवाइस प्रायर टू 1 जनवरी 1961। अब हम ये कैसे जानेंगे कि न्यूक्लियर वेपन स्टेट है कौन सा? तो इसके लिए एनपीटी ने बताया था कि ऐसी कंट्री जिसने मैन्युफैक्चर कर लिया है या फिर एक्सप्लोड कर दिया है, मैन्युफैक्चर और एक्सप्लोड कर दिया है एक न्यूक्लियर वेपन को या अदर न्यूक्लियर एक्सप्लोजिव्स को 1 जनवरी 1967 के पहले।
सो देयर आर 5 न्यूक्लियर वेपन स्टेट्स। तो इस हिसाब से 5 न्यूक्लियर वेपन स्टेट्स थे। इन लोगों ने 1 जनवरी 1967 के पहले ही मैन्युफैक्चर और एक्सप्लोड कर लिया था। इनका नाम है यूएसएसआर, जो कि बाद में रशिया हो जाता है, ब्रिटेन, फ्रांस एंड चाइना। ये साइन हुई थी ये ट्रीटी वाशिंगटन लंदन में और मॉस्को में 1 जुलाई 1968 में, और ये फोर्स में आई है 5 मार्च 1970 में, और ये इनडेफिनेटली एक्सटेंड कर दी गई है 1995 में। नेक्स्ट इज सॉल्ट 1, दैट इज़ स्ट्रेटेजिक आर्म्स लिमिटेशन टॉक्स 1। फर्स्ट राउंड ऑफ दिस ट्रीटी दिस टॉक्स बिगेन इन नवंबर 1969। तो इसका जो फर्स्ट टॉक था वो 1969 नवंबर में स्टार्ट हुआ था। सोवियत लीडर लेओनिड ब्रेजनेव एंड द यूएस प्रेसिडेंट रिचर्ड निक्सन signed द फॉलोइंग इन मॉस्को ऑन 26 मई 1972। तो सोवियत लीडर जो थे लियोनिड ब्रेजनेव और यूएस प्रेसिडेंट रिचर्ड निक्सन ने साइन किया था इसको मॉस्को में 26 मई 1972 को। ट्रीटी ऑन द लिमिटेशन ऑफ एंटी बैलिस्टिक मिसाइल ट्रीटी, ABM ट्रीटी का फुल फॉर्म है, एंड एंटर्ड इनटू फोर्स ऑन 3 अक्टूबर 1972 को ये फोर्स में आ गई थी। फिर इसका टॉक 2 हम देखें, सॉल्ट 2। तो ये सेकेंड राउंड जो था वो स्टार्ट हुआ था नवंबर 1972 में, और यूएस प्रेसिडेंट तब थे जिमी कार्टर और सोवियत के लीडर थे लियोनिड ब्रेजनेव, वही जो पहले वाले में थे। इन लोगों ने ट्रीटी साइन की थी लिमिटेशन पे, किसके, स्ट्रैटेजिक ऑफेंसिव आर्म्स इन वियना ऑन 18 जून 1979 में। स्ट्रैटेजिक आर्म्स रिडक्शन ट्रीटी स्टार्ट 1 में क्या था, ये साइन की गई थी यूएसएसआर के प्रेसिडेंट मिखाइल गोर्बाचेव के द्वारा और यूएस प्रेसिडेंट जॉर्ज बुश सीनियर के द्वारा, ऑन द रिडक्शन एंड लिमिटेशन ऑफ स्ट्रैटेजिक ऑफेंसिव आर्म्स पे इन मॉस्को में 31 जुलाई 1991 में। स्टार्ट 2 जो है ये साइन की गई थी रशियन प्रेसिडेंट बोरिस येल्सिन के द्वारा और यूएस प्रेसिडेंट जॉर्ज बुश सीनियर जो पहले थे उनके द्वारा, ऑन द रिडक्शन एंड लिमिटेशन ऑफ स्ट्रैटेजिक ऑफेंसिव आर्म्स, सेम एज स्टार्ट 1 इन मॉस्को, और 3 जनवरी 1993 पे। सो वी हैव फाइनली कंप्लीटेड विद दिस चैप्टर नाउ। मैंने पहले ही चैप्टर ख़त्म कर दिया था, लेकिन दिस इज़ द एंड ऑफ दिस authentic end of this chapter. Hope you all enjoy this video, means enjoyed learning the chapter, means you all not get bored with this chapter. This was a very interesting chapter, and for the additional things I'll be making another video in which I'll be covering these personalities and this let's do it together box and all, and exercises. Thank you so much. Please don't forget to like, subscribe and share this channel. Thank you.